डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रहेगा चैप्टर थर्ड। एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर थर्ड है उसके अंदर हमारा जो सेकंड पार्ट है आज एमसीक्यू सीरीज का, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर थर्ड है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट में 1 to 15 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए थे, और कुछ बेसिक इस चैप्टर के वो भी हमने सॉल्व किए थे। और इसके अलावा कॉन्सेप्ट मैप भी स्टडी किया था। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे पहले आप जो प्रीवियस पार्ट है वो जरूर देखें, और उसका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 से। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। और डायग्राम का कुछ पार्ट ही आपको दिया हुआ है, कंप्लीट डायग्राम नहीं है। और इस डायग्राम में आपको पता लगा लेना है कि किस चीज़ का डायग्राम है। तो डायग्राम की क्लियरिटी आपको एनसीईआरटी के अंदर जो भी डायग्राम्स दिए हुए हैं उनको आपने अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि डायग्राम कंप्लीट नहीं आए तो उसका जस्ट एक पार्ट भी आ सकता है। और ये पार्ट किसका है? फीमेल, ये मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। और कहाँ का डायग्राम लिया हुआ है? ये केवल यूरिनरी ब्लैडर के आसपास का डायग्राम है। जैसे ये हम देख सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर। इसके अलावा जो ऊपर से आई हुई हैं जो ये ट्यूब्स, ये यूरिटर्स हैं। और इसके जो फ्रंट में जो पार्ट है, यदि हम ए की बात करें, ए क्या है इसके अंदर? वास डिफरेंस। के अलावा जो बी नाम गया हुआ है वो इस पार्ट के लिए बोला हुआ है। और बी क्या है यहाँ पे? सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। इसके अलावा जो सी पार्ट है वो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर या हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अलावा जो डी है, डी कहाँ पे है? थोड़ा सा यदि हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे टी शेप्ड कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? बल्बो वीथरल ग्लैंड। तो यदि डायग्राम को आपने अच्छे से स्टडी किया है, उसके अंदर पार्ट्स का डिटेल में आपको पता है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाते हो। और यहाँ पे यदि हम बात करें, ए वास्ट डिफरेंस के साथ हैं, और हमारा जो ए और बी वास्ट डिफरेंस शो कर रहा है ए के अंदर। उसके बाद जो हमने बी की बात की है वो सेमिनल वेसिकल है, तो यहाँ पे भी सेमिनल वेसिकल दोनों में ही है। उसके बाद सी प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा सी के साथ, और बर्बोइथ्रल ग्लैंड क्या था? डी है। तो हमारा जो आंसर ए है वो यहाँ पे ठीक हो जाता है। तो सिंपली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। कई बार हम डायग्राम्स को इग्नोर कर देते हैं एनसीईआरटी के, तो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन के आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, और नीट में तो इस चीज़ की तरफ काफ़ी अहम ध्यान दिया जाता है कि आप जिन भी क्वेश्चंस को छोड़ के चलो वो वहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉर्मल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन, तो यहाँ पे हमको पता है लगभग 9 मंथ, ज़्यादातर हम मंथ्स के अंदर याद रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपसे वीक्स के अंदर पूछा हुआ है, और यदि हम डेज में निकालें तो मंथ 9 × 30 के आसपास जाएंगे तो 270 के आसपास जो हैं वो डेज आ जाते हैं। और कई बार हम स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, लगभग 300 है ये डेज में कंसिडर किए जाते हैं, 9 to 10, या फिर लगभग 270 के आसपास क्या रहते हैं? डेज रहते हैं। लेकिन वीक्स की बात की गई है, तो वीक्स यदि हम कैलकुलेट करें 9 में, तो एक मंथ में लगभग 4 वीक्स रहते हैं, तो 36 वीक्स। और इसके अलावा कुछ डेज हैं वो बच भी जाते हैं, क्योंकि एक वीक में तो 7 डेज रहते हैं। इस हिसाब से तो 28 डेज का ही हमने 1 मंथ यहाँ पे कैलकुलेट किया है। लेकिन फिर भी हम देखें तो लगभग लगभग कुछ 1-2 वीक और एक्स्ट्रा है वो ऐड हो जाता है, तो लगभग 40 वीक्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर है जो 40 वीक्स हमारा सही रहेगा। 35 वीक्स तो बहुत कम टाइम हो जाता है, क्योंकि यहीं पे हमने यदि 28 डेज का एक मंथ मानना है, अभी हमारे जो डेज आए थे या फिर जब हमारे वीक्स आए थे वो 36 है, तो 35 से तो ज़्यादा 36 ही आया था। वो भी कब? जब हम 28 डेज का भी मंथ मान रहे थे। लेकिन हमारे लगभग 40 वीक्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो रहता है।
वीक्स, डेज और मंथ, इनके अंदर आपको जो गेस्टेशन पीरियड है वो गेस्टेशन के नाम से भी पूछ लेते हैं, गेस्टेशन पीरियड, वो 40 वीक्स के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन में जब भी करेक्ट और इनकरेक्ट आपसे पूछा जाए तो ये जरूर हो जाता है कि आपसे रॉन्ग पूछी हुई स्टेटमेंट या फिर राइट पूछी हुई है। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछी है, देख लेते हैं। इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स जो गैमेट फ्यूजन है वो इनसाइड द बॉडी होता है, साइड द बॉडी, तो हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये एक एडवांस मोड होता है फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि इसके अंदर जो यंग बेबी या फिर यंग बोर्न या फिर फीटस हम बोल सकते हैं, फीटस की जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होती है, सेफ एनवायरनमेंट में होती है। सेफ एनवायरनमेंट, और सेफ एनवायरनमेंट क्या है, वो वोम होता है या फिर यूट्रस। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड रहती है इसके अंदर जो डेवलपिंग फीटस है उसकी। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जैसे फ्रॉक्स के अंदर होता है, तो वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं है। तो जैसे ही तो वो फ्रीली वाटर के अंदर घूमते रहते हैं, जो जाइगोट फॉर्मेशन है या फिर जो भी जाइगोट तो नहीं, वहाँ पे एक लार्वा बनता है, तो उस केस में वो किसी भी प्रीडेटर्स के द्वारा आसानी से को ख़त्म किया जा सकता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एडवांस मोड है जो कि हायर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ये बात यहाँ पे सही है। कोलोस्ट्रोम, कोलोस्ट्रोम क्या होता है, जो मिल्क प्रोडक्शन होती है कब, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के कुछ टाइम बाद जो मिल्क प्रोडक्शन होती है, तो वो काफ़ी न्यूट्रिशियस मिल्क रहता है, उसको हम कोलोस्ट्रोम बोलते हैं। इसके अंदर एंटीबॉडीज होती है और न्यूट्रिएंट्स होती है जो कि यंग बोर्न के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। के बाद ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। उसके बाद पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंजेस, यहाँ पे केमिकल चेंज। और पॉलीस्पर्मी क्या होता है, एक ओवम का, एक फीमेल गैमेट का एक से ज़्यादा स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन करना, उसको हम पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। लेकिन ये मैमल्स के केस में से प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है, क्योंकि इस केस में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो प्लोइडी है वो बन सकती है, और हमको क्या चाहिए, डिप्लॉयड कंडीशन चाहिए जाइगोट के अंदर। एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर कर जाएंगे तो ज़्यादा प्लोइडी बन सकती हैं। उस केस में इस चीज़ को रोकने के लिए तो कौन सी मेथड यूज की जाती है, ओवम के द्वारा एक तो चार्ज है वो इंड्यूस किया जाता है। जैसे ही एक स्पर्म एंटर कर जाता है ओवम के अंदर, इस स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करेगा तो कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेज होते हैं, चार्जेज है वो रिवर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से फर्दर जो स्पर्म्स है वो एंटर नहीं कर पाते। इसके अलावा फिजिकल चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज, जो लेयर है आउटर मेम्ब्रेन्स है वो हार्ड हो जाती है ओवम की, जिसकी वजह से फर्दर जो स्पर्म्स हैं वो एंटर नहीं कर पाएंगे। केमिकल चेंज नहीं होते हैं, फिजिकल चेंज रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, फॉल्स, और हमारा आंसर भी यहीं से निकल सकता है। बाकी और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है, एक स्टेज आती है ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से के अंदर कुछ चेंजेज ब्लास्टूला से पहले बल्कि एक स्टेज और आती है मोरूला, मोरूला। तो पहले जाइगोट, फिर मोरूला स्टेज, फिर ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के अंदर कुछ चेंजेज आते हैं जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट की ही इम्प्लांटेशन होती है। तो जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचने में लगभग 7 days का टाइम तो लग ही जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो हमारी जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो पॉलीस्पर्मी वाली स्टेटमेंट रहेगी। यहाँ पे फिजिकल चेंज के द्वारा ब्लॉक किया जाता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी होते हैं, केमिकल चेंज यहाँ पे नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट, इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है, तो हम देख लेते हैं। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्ज। ओव्यूलेटरी सर्ज मीन्स एक तेज होती है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तो लगभग 14 डे जो होता है, उस केस में जब ओव्यूलेशन होता है के अंदर कुछ हार्मोन है, और खासकर एक हार्मोन है वो बिल्कुल पीक पे चला जाता है, पीक कंडीशन रहती है उसकी। और वो कौन सा हार्मोन रहता है, वो LH हार्मोन रहता है। इसका हम डायग्राम भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेजेज है वो दी हुई है, 1 2
29 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। और यहाँ पे जो LH हार्मोन है वो बिल्कुल पीक पे चला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज या फिर सर्ज। और इसी की वजह से ओव्यूलेशन होता है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का लेवल हम ओव्यूलेटरी फेज में कंडीशन में देख सकते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल इतना पीक पे नहीं है, नॉर्मल लेवल ही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लेवल LH का ही ग्रो करता है। तो ये डायग्राम भी काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ओवरियन हार्मोन्स के लेवल भी दिए हुए हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स है वो सिक्रेट होते हैं उनका लेवल भी दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा कौन सा हार्मोन्स है वो पीक पे चला जाता है, LH। और LH का पीक पे जाना ही ओव्यूलेटरी सर्ज कहलाता है। ये आपको इतना भी आइडिया है, उससे भी स्टेटमेंट तक आप पहुंच सकते हो कि हमारी होल स्टेटमेंट है। LH होता तो ट्रू हो जाती। ओगोनियल सेल्स स्टार्ट्स प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मीन्स मल्टीप्लाई, जब वो अपना नंबर इंक्रीज करती हैं। गिव राइज टू फंक्शनल ओवा, ये बोल रहा है कि फंक्शनल ओवा है वो डायरेक्टली बन जाता है ओगोनियल सेल से। ओगोनियल सेल से डायरेक्टली नहीं बनता है, क्या रहती है इनके अंदर, oogenesis जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं के अंदर मियोसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मियोसिस भी कंप्लीट नहीं हो पाती है फंक्शनल ओवा प्रोड्यूस करने के लिए। मियोसिस 1 कंप्लीट होती है तो वहां पे क्या बन जाते हैं हमारे सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और यही रिलीज होता है जब ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, तो सेकेंडरी oocyte ही, हमने प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया था इसके बारे में, कि जब ओव्यूलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है। फंक्शनल ओवा तो जब यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हो जाती है, स्पर्म न्यूक्लियस जैसे ही एंटर करना शुरू करता है तभी बनता है ओवम का जो न्यूक्लियस है, उसी को हम ओवम बोलेंगे। इसके अलावा तो जो स्टेज है वो सेकेंडरी oocyte ही रहती है, क्योंकि इसके अंदर अभी तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है। मियोसिस 2 है वो इनकम्प्लीट ही रहती है, और उसी स्टेज में ओवुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे फंक्शनल ओवा एज इट इज मल्टीप्लीकेशन से नहीं बनता, उसके लिए क्या रहेगा, के लिए मियोसिस की बड़ी जरूरत रहेगी। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। Pumps released from the seminiferous tubules are highly motile। हाईली मोटाइल का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा विग्रस मोटिलिटी होती है, ऐसी बात नहीं है। लगभग जितने भी स्पम्स रिलीज होते हैं उनमें से लगभग 60% ही हाईली मोटाइल रहते हैं। इसके अलावा 40% है उनकी मोटिलिटी लो रहती है। तो यहाँ पे सारे के सारे नहीं रहते, ही रहते हैं, वो स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती। प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। और यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, इससे पहले की जो स्टेजेज हैं वो प्री ओव्यूलेटरी फेज बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, ओव्यूलेशन के बाद होएगा। और ओव्यूलेशन के बाद जो भी स्टेजेस बचती हैं उनको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोल सकते हैं। इसमें क्या बोला है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये देख सकते हैं हम, जो ब्लू लाइन है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की है, और उसका लेवल है वो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में क्या है, इंक्रीज हो रहा है या हाई लेवल पे चला जा रहा है। इसमें क्या बोला है, हाई। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में ही हम देख सकते हैं जो ब्लू है वो पोर्शन थोड़ा पीक पे गया, वो पीक नहीं बोले तो हम थोड़ा सा एक लेवल में फ्लक्चुएशंस हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नॉर्मल लेवल था, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट है, हाई लेवल है, इसका हम बोल सकते हैं हमारी जो स्टेटमेंट है ये फोर्थ स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोट द ओड वन, यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है जो बाकियों के साथ मेल नहीं खाता है। और ये कुछ पार्ट्स हैं, जब आपको पता हो कि भाई कौन से 3 पार्ट्स एक जगह से हैं, ये डायग्राम बेस, या फिर आपका एक कोई बड़ा क्वेश्चन है, जैसे जो मैं जितनी भी हम गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis, वहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी समझ में रखनी पड़ेगी कि कौन से टर्म्स कहाँ पे या किस टॉपिक के अंदर आती हैं। वहीं से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। ये जो डिफरेंट निकालने वाले या फिर कुछ अलग निकालने वाली आपसे स्टेटमेंट पूछी जाती हैं या फिर वर्ड पूछे जाते हैं, जैसे इसमें रेटेटेस्टिस, एपिडाइडमिस और वास इफ्रेंसिया, ये क्या हैं, ये मेल एसेसरी डक्ट्स हैं। मेल के अंदर जो एसेसरी डक्ट मिलती हैं, इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं मेल के अंदर एसेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं। 3 ग्लैंड्स हैं, वो जो हमने पढ़ा था अभी डायग्राम के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन ही था आज के लिए, 16 क्वेश्चन बात की थी, तो वो सारी एसेसरी ग्लैंड्स थी। जो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है। एसेसरी में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से शुरू हो जाती हैं, जैसे रेटिटेस्टिस वगैरह, एपिडाइडमिस, वास इफ्रेंसिया, वास डिफरेंसिया, ये एसेसरी ग्लैंड्स में आ जाती हैं। और जो ईस्थमस है
ये हम पार्ट पढ़ते हैं किसका है, फैलोपियन ट्यूब का है। और फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स की यदि हम बात करें, एक रहता है इनफंडिबुलम, टिबुलम, और इसी के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं। और फिम्ब्रिया क्या करती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ही ओवरी से ओवम रिलीज होता है वो रिसीव कर लेती हैं, और रिसीव करने के बाद इनफंडिबुलम में जाता है। उसके बाद एम्पुला रीजन आ जाता है। एम्पुला एक वाइडर रीजन होता है जो कि फर्टिलाइजेशन होती है जिस रीजन में। और एम्पुला के बाद आ जाता है इस्थमस, और इस्थमस वही पार्ट है जो कि ओविडक्ट को किसके साथ जोड़ता है, यूट्रस के साथ। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि किस पार्ट से कौन से वर्ड दिए हुए हैं। जैसे ये वर्ड केवल मेल असेसरी डक्ट से थे, और ये फीमेल असेसरी डक्ट, फैलोपियन ट्यूब को असेसरी डक्ट भी बोला जाता है फीमेल के केस में। असेसरी डक्ट में जैसे यूट्रस है, वेजिना है, सर्विक्स है, ये असेसरी डक्ट में आ जाती हैं। ये फीमेल असेसरी डक्ट है, बाकी ये सारी क्या थी, मेल असेसरी डक्ट्स थी। उसके बाद सेमिनल प्लाज्मा, जो कि सेमिनल वेसिकल से भी सिक्रीट होती है। और इसके अलावा बाकी जो हमने अभी बात करी थी असेसरी ग्लैंड्स की, असेसरी ग्लैंड्स मेल के अंदर कौन कौन सी हैं, और वही असेसरी ग्लैंड्स सेमिनल प्लाज्मा बनाती हैं। और जब सेमिनल प्लाज्मा में के अंदर, सेमिनल प्लाज्मा में पम्प्स मिल जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। सीमन के अंदर दो चीज़ें रहती हैं सेमिनल प्लाज्मा, ये क्या होती हैं, सिक्रीशंस फ्रॉम द असेसरी ग्लैंड्स। और असेसरी ग्लैंड जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड्स ही पढ़ी जाती हैं। यूरिथ्रा है जो वो क्या रहता है, एक प्रकार की डक्ट होती है, हम इसको असेसरी डक्ट में कंसिडर करते हैं, ना कि ग्लैंड। तो ग्लैंड्स हमारे यहाँ पे तीन ही है, थर्ड नंबर का है जो यूरिथ्रा नहीं है, थर्ड देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे है, वो हमारे हट जाएंगे। फर्स्ट सेकंड भी है, और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये हमारा आंसर सही रहेगा क्योंकि तीनों इसी के अंदर कवर की गई। हमारा आंसर असेसरी ग्लैंड से रिलेटेड था। स्पर्मेटोजेनेसिस से ही ये क्वेश्चन बना हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो फॉर्मेशन ऑफ पम्प्स होती है प्रोसेस, तब स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, पंप बनता है। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का एक टाइप होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, उसके बाद स्पर्मेटिड्स नाम की स्ट्रक्चर बनती है, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड से स्पम्स बनते हैं। और स्पम बनने की प्रोसेस क्या होती है, स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, कंप्लीट प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोला जाता है। और जब स्पर्म मैच्योर होके बाहर निकल जाते हैं, इनकी रिलीज हो जाती है, मैच्योर होके बाहर निकलते हैं कहाँ से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही वो जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है, और मैच्योरेशन होने के बाद ये रिलीज हो जाते हैं। तो वास्ट डिफरेंस है एपिडाइडमिस और प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड अभी हमने पढ़ा था, ये क्या करता है, कुछ स्क्रीशन करता है जो कि स्पम्स को मूव करने में मदद करता है। जितनी भी हमने स्क्रीशन पढ़ी थी असेसरी ग्लैंड्स की, वो मूवमेंट में मदद करते हैं स्पम को, इसके अलावा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों क्या हैं, असेसरी डक्ट हैं, असेसरी डक्ट जो कि स्पम को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। तो फॉर्मेशन का काम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होता है जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, ये किसके अंदर आती हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था, जब oogenesis होती है, oogenesis के अंदर फॉलिकल्स बनती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी, और उसके बाद मैच्योर फॉलिकल बनती हैं, मैच्योर फॉलिकल्स या फिर ग्राफियन फॉलिकल्स। और यही वो फॉलिकल्स हैं जिससे कि ओवम रिलीज होता है या फिर ओव्यूलेशन हो। और ओव्यूलेशन होने के बाद ये ओवम है किस फॉर्म में रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है। और फॉलिकल से जब बाहर निकल जाता है ओवम या सेकेंडरी oocyte, तो बची हुई स्ट्रक्चर को हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इसके अंदर oogenesis प्रोसेस के अंदर ही, ओवम है इन फॉलिकल्स के अंदर ही, आगे मियोसिस करता है, उसकी जो फर्दर डिवीजन है वो इसके अंदर ही होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के अंदर। प्राइमरी में क्या होता है, जो हमारा ओवम है उसके ऊपर सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होती हैं,
जब ये लेयरिंग मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। और टर्सरी के अंदर क्या होएगा, ये लेयर है और मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक अंदर है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम। ये टर्सरी फॉलिकल की कंडीशन होती है। और उसके बाद जैसे ही मैच्योर फॉलिकल होएगी वो ओव्यूलेशन के लिए प्रिपेयर हो जाती है और वो उसमें से बाहर निकल जाता है। तो इसमें डेज की बात की है कि किस डे ये होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन वो 14th डे होता है। और 14th डे को यदि हम ध्यान से देखें किस किस के बीच में आएगा, 11 to 17 डेज के बीच में। वहाँ से यदि आपको 14 डे का भी आइडिया है तो यहाँ से भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड के अंदर जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो मैक्सिमम होते हैं। कंसीव करना है यदि फीमेल को तो वो 14 टू 17 भी आ जाता है, या फिर 11 टू 17 डे है, इन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है के लिए फर्टिलाइजेशन। फर्टाइल पीरियड इसलिए बोला जाता है इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेल असेसरी ग्लैंड। हालांकि असेसरी ग्लैंड से रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं और यहाँ से आपको आंसर है, आप अपने आप भी कर सकते हो इसका। जैसे कि हमने पढ़ा था सेमिनल वेसिकल असेसरी ग्लैंड में आता है, बल्बोयूरिथ्रल प्रोस्टेट ये तीनों असेसरी में है, जबकि एम्पुला है ये किस में आता है, असेसरी डक्ट। अभी पढ़ा था हमने कौन सी, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब फीमेल के अंदर जो होती है उसका कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट जो कि फर्टिलाइजेशन जहाँ पे होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिविजन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड आपसे कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई हैं, 4 स्टेटमेंट, और आपसे करेक्ट पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हम पढ़ लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया हैव 46 क्रोमोसोम, ये बात ठीक है। एंड ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन, ऑलवेज अंडरगो मियोटिक। जरूरी नहीं कि हर एक स्पर्मेटोगोनिया सीधी क्या करे, डायरेक्टली मियोटिक के अंदर जाए। डिवीजन तो मियोसिस ही होता है, बात ठीक है, लेकिन कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं, वो प्रोलिफरेट भी करती रहती हैं, प्रोलिफरेट, ताकि वो और स्पर्मेटोगोनिया बनाए। कहने का मतलब ये मल्टीप्लिकेटरी फेज में भी रह सकती हैं, माइटोसिस भी कर सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि मियोसिस ही करेंगी, हमेशा मियोसिस नहीं करती है, माइटोसिस करके नंबर भी इंक्रीज करती जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, कंप्लीटली सही नहीं है। ऑलवेज, ओनली, कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं ना, वो स्टेटमेंट आपको ये समझो कि वो फिक्स कंडीशन की बात की गई है। और साइंस के अंदर मैक्सिमम जगह पे आपको ये वर्ड नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस में असेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, असेप्शंस हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। और असेप्शन क्या, कुछ जगह पे जेन्युइन प्रोसेस भी होती हैं, जैसे इसके अंदर यदि थोड़ा सा भी आपको आइडिया है कि स्पर्मेटोगोनिया प्रोलिफरेट करती है तो माइटोसिस भी कर सकती है। तो कुछ आपको ट्रिक्स हैं वो भी याद रखनी पड़ती हैं फॉलो करते टाइम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिक सेल डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसको बोलते हैं, इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मियोसिस शुरू हो जाती है, मियोसिस के लिए वो प्रिपेयर हो जाती है, बोल सकते हैं शुरू नहीं हुई है, प्रिपेयर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तो मियोसिस ही होती हैं, फिर उसमें माइटोसिस का कोई सवाल नहीं है। तो ये माइटोटिक जो डिवीजन आया है ये माइटोसिस के लिए आया है। और माइटोसिस कहाँ होती है, प्रोलिफरेट के अंदर, या फिर जो मल्टीप्लिकेटरी फेज है उसके अंदर। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम, ये बात ठीक है, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमने जब भी पढ़ा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है तो 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं और वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। और उसके बाद इसके अंदर फिर मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो कैसी स्ट्रक्चर बनती है, स्पर्मेटिड्स बनती है। स्पर्मेटिड्स ही आगे जाके मैच्योर होती हैं स्पर्म्स के अंदर। तो 23 क्रोमोसोम होते हैं, ये बात इसकी सही है। और सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो होता है, ये हमने अभी देखा है, हमारी करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं, और जब ये ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अभी वर्ड हमने यूज किया था थोड़ी देर पहले ही, क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजोआ ही स्पर्म्स होते हैं और मैच्योरेशन उनके अंदर होती रहती है।
उसके बाद मैच द कॉलम, ये मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं आपके, से पीछे नहीं हटना होता है। एक यदि आपको पता लग जाता है, जैसे इसमें हम यदि बात करें किससे रिलेटेड है, स्पम्स के पार्ट से रिलेटेड है और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो 8th क्लास से ही आना शुरू हो जाता है या फिर 10th में तो स्पम की स्ट्रक्चर आ ही जाती है, तो वहाँ से भी हम इजिली, और 12th में तो डिटेल में दी हुई है। तो जस्ट यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जैसे हेड रीजन है, मिडल पीस है, एक्रोसोम है, टेल है। एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, यदि हम स्पम का डायग्राम देखें तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक क्या रहता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और इसकी टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम रीजन, और इस भाग को हम क्या बोलते हैं, हेड। इसके अलावा फिर शुरू हो जाता है कौन सा पार्ट, मिडल पीस पार्ट, और मिडल पीस पार्ट में क्या प्रेजेंट होती हैं, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियोन। और उसके बाद मिडल पीस से शुरू हो जाती है फिर टेल, और टेल का काम क्या रहता है, मूवमेंट करवाने का। इसके अलावा मिडल पीस और हेड के बीच में जो जंक्शन है उसको हम नेक भी बोलते हैं। तो हेड, नेक, और उसके बाद मिडल पीस जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, और टेल। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहता है, एनर्जी प्रोडक्शन का, और जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसे टेल मूव करती है। टेल की मूवमेंट की वजह से स्पर्म है वो मूव करता रहेगा जब भी इसको आगे बढ़ना होता है। तो एक्रोसोम रीजन में क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, जो क्या करते हैं, ओवम की जो वाल है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा, उनको ब्रेक करने में मदद करते हैं। तो हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ये हम देख लेते हैं। हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल ये वो होता है। मिडल पीस है वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो, उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। और टेल क्या करती है, स्पम्स की मोटिलिटी करवाती है। तो यह तो बिल्कुल इजी आंसर रहेगा। हम फर्स्ट के साथ जेनेटिक मटेरियल, ए का फोर्थ दो जगह पे है, बी का आया है हमारा, बी का आया है मिडल पीस एनर्जी प्रोडक्शन थर्ड, और सी का फर्स्ट आया है, और टेल सेकंड नंबर पे आया है। तो हमारा जो बी आंसर है वो ठीक हो जाता है यहाँ पे। इस पंप्स की स्ट्रक्चर से रिलेटेड इजी सा क्वेश्चन था जो आप सोल्व कर सकते हो। ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, कई बार हम हड़बड़ाहट की वजह से वो गलत कर लेते हैं। मैक्सिमम कंडीशन में यही देखा जाता है कि इजी क्वेश्चंस आपसे गलत होते हैं, उसका ज़्यादा दुख रहता है। तो इजी क्वेश्चन जानबूझ के ये साइकोलॉजी के साथ ही खेला जाता है आपसे, जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो हार्ड क्वेश्चंस के बीच में इजी क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं। पहले इजी को आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो, तभी हार्ड की तरफ अप्रोच करोगे, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आपका कई बार मेंटलिटी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इजी क्वेश्चंस के भी आपको जो हम गोलदार भरते हैं वो हमारे सीट के अंदर वो भी गलत भरे जाते हैं। तो ये भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, और ये इजी क्वेश्चन रहते हैं, इनको भी आप शुरुआत में अटेम्प्ट कर सकते हो, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम इजी सीरीज में ही आते हैं। ट्रोपोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास और इम्प्लांटेशन किससे रिलेटेड है ये, इम्ब्रियोजेनेसिस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन हुआ है, इम्ब्रियोजेनेसिस। और इम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट जब बनता है उसके अंदर होते हैं क्लीवेज, पढ़ा था अभी हमने। और इससे क्या बनता है, मोरूला स्टेज, और मोरूला से क्या बनती है फिर उसके बाद ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला से क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। इसके अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशन होती है, उसी स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट हमने जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर भी डिस्कस किया था, कुछ आउटर लेयर प्रेजेंट होती हैं सेल्स की जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। और अंदर कुछ जगह पे ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स पड़े हुए होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, इनर सेल मास। और यही वो जगह है जहाँ पे गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस शुरू होती है। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ सेल्स, और मूवमेंट ऑफ सेल्स जब होती है तो यहीं से हमारी जर्म लेयर्स बनती हैं, जर्म लेयर्स, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम, और इन्हीं से सारे जो टिश्यू हैं वो बनते हैं आगे, या फिर ऑर्गन्स बनते हैं। तो इनर सेल मास वही रीजन है जहाँ से जर्म लेयर्स वो बननी शुरू होंगी, और वहाँ से पूरी डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ट्रोपोब्लास्ट एक प्रोटेक्शन का काम है वो कर सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रोपोब्लास्ट क्या होती है, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। ये आउटर लेयर होती है, अभी हमने डिस्कस किया, बाहर की तरफ की लेयर को ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। फर्स्ट का हमारा थर्ड है जो वो आंसर रहेगा। फर्स्ट का थर्ड दो जगह पे है, बी का देख लेते हैं।
क्लीवेज क्या होते हैं अभी बताइए हमने, क्लीवेज डिविजन्स को बोला जाता है। सेल डिविजन्स होते हैं एक प्रकार के माइटोटिक सेल डिवीजन। इसकी बात खास बात क्या है, जो जाइगोट है उसके अंदर ही डिवीजन होते रहते हैं। क्लीवेज में और डिवीजन में फ़र्क इतना है कि क्लीवेज में जो शेप है वो चेंज नहीं होती है। ये नहीं है कि जैसे या हमारा जाइगोट इतना बड़ा है तो 2 सेल बनी तो इतना बड़ा हो गया, तो जो रियल शेप है वो सेम रहती है, इसके अंदर ही डिवीजन होते रहते हैं, तो क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज क्या रहेगा, माइटोटिक डिविजन्स ऑफ जाइगोट, उनको क्लीवेज बोला जाता है। बी का रहेगा फोर्थ, बी का फोर्थ और सी का सेकंड। इंटर सेल मास ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफरेंशिएट एज इम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन कौन सी प्रोसेस होती है, जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रिन या फिर यूट्रस की वाल के साथ आके अटैच होती है, उसको हम इम्प्लांटेशन। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो हमारा आंसर है वो बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोरूला इज ए डेवलपमेंट स्टेज। अभी हमने 2 बार डिस्कस कर लिया स्टेज के बारे में। कब आती है ये, जब जाइगोट से क्लीवेज होते हैं तो मोरूला स्टेज आती है, और मोरूला के बाद कौन सी आती है, ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला के अंदर ही जब चेंजेज आते हैं जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो जब आपको सीरीज याद है तभी आप इस टाइप का जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर सकते हैं कि किस किस के बीच में होती है जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। ये हमारा आंसर था। ब्लास्टोसिस्ट और गैस्ट्रुला के बीच में कोई स्टेज नहीं होती। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ही जो इनर सेल मास है उसके अंदर ही जब मूवमेंट हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन तो गैस्ट्रुला स्टेज में ही शुरू हो जाती है बोल सकते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन तो फीटस ही बनना शुरू हो जाता है, और इम्प्लांटेशन और पार्ट्यूरेशन फीटस की ग्रोथ होती है। हमारा फर्स्ट आंसर है वो यहाँ पे ठीक रहेगा। यूरिथ्रल मीटस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। और यूरिथ्रल मीटस को तो आप द मेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम समझते हो, तो वहाँ पे भी यूरिथ्रल मीटस जो नाम है वो लिखा हुआ मिलता है। तो यूरिथ्रल मीटस क्या होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है यूरिनोजेनिटल डक्ट की। यूरिनोजेनिटल मतलब यूरिन यूरिथ्रा से मूव आउट होता है, और इसी के अंदर आके वास डिफरेंस है वो मिलती है, वास डिफरेंस। और जब ये दोनों डक्ट, यूरिन की डक्ट और वास डिफरेंस की डक्ट आपस में मिल जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट। जेनिटल मतलब जो जेनिटल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड है, तो गैमेट्स लेके आती है तो हम बोल देंगे जेनिटल डक्ट। तो यूरिनोजेनिटल डक्ट है जो, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को बोलते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, द मेम्ब्रेन कवर ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन। ओवम जब रिलीज होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से दिन, 14th डे। हार्मोन काम करता है, LH हार्मोन का जो पीक लेवल होता है उसको हम ओवुलेटरी सर्ज बोलते हैं। और ओवम भी कैसा होता है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte रहता है, सेकेंडरी oocyte। तो इसके ऊपर जो लेयरिंग होती है ओवम के ऊपर, 2 लेयरिंग रहती है। एक तो आउटर मोस्ट लेयरिंग रहती है, तो हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और अंदर रहती है एक स्मूथ कवरिंग, जेली कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा। ये 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है ओवम के केस में। और अंदर क्या रहता है, फिर एक न्यूक्लियस रहता है जिसकी प्लोइडी तो हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड, लेकिन इसके अंदर मियोसिस 2 अभी होना बाकी है। इसमें से मियोसिस 2 जब होती है तो एग का जो न्यूक्लियस है वो बनता है, वो भी हैप्लॉइड ही होता है। और जो पोलर बॉडी बनती है वो डिजेनरेट हो जाती है। कब होती है ये मियोसिस 2, जब एंट्री होती है स्पर्म की, तभी, या स्पर्म न्यूक्लियस की जब एंट्री होती है तभी ये सेकेंड डिवीजन वो कंप्लीट होता है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग की बात की है इसमें, मेम्ब्रेनस कवरिंग, बाहर की तरफ कवरिंग प्रेजेंट होती है, वो क्या रहती है, कोरोना रेडिएटा। जोना पेलोसिडा वो इंटरनल कवरिंग प्रेजेंट होती है, सेल्यूलाई कवरिंग। इसकी बनी होती है कवरिंग फॉलिकल सेल्स की, फॉलिकल्स। फॉलिकुलर डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, कुछ लेयर्स बनती है, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स। तो ग्रेनुलोसा सेल्स भी फॉलिकल सेल्स हम बोल सकते हैं। फॉलिकल के अंदर जो सेल्स रहती हैं, इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये हमारा वो ए रहेगा। तो इस पार्ट में हमने 16 to 30 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए हैं। इसके अलावा इसका एक पार्ट और हम डिस्कस करेंगे जिसमें ये चैप्टर है मैक्सिमम कवर हो जाएगा, तो रहेंगे 31 से
45। इसके लिए हमारा जो थर्ड पार्ट है या थर्ड क्लास है वो डिस्कस की जाएगी। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।